वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जीन रेगुलेशन स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने एक्टिवेटर प्रोटीन्स, रिप्रेसर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे देखते हैं जीन रेगुलेशन के बारे में। तो कोई भी जो प्रोटीन है जो एक्टिवेटर का काम कर रहा है या रिप्रेसर का काम कर रहा है, वो कैसे अपना काम करता है और वो कैसे डीएनए से बाइंड होता है। तो जो एक्टिवेटर है या रिप्रेसर है, कोई प्रोटीन एक्टिवेटर या रिप्रेसर होता है, डीएनए के साथ बाइंड करता है। एक्टिवेटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन जीन रेगुलेशन के लिए डीएनए से बाइंड करता है। और डीएनए से बाइंड करने के लिए उसके पास क्या होना जरूरी है? उसके पास होना जरूरी है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये जो डीएनए है 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसके साथ एक्टिवेटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल इस डीएनए के साथ ये प्रोटीन है, ये बाइंड कर रहा है। तो जो डीएनए से बाइंड कर रहा है इसके पास एक्टिवेटर और रिप्रेसर डीएनए से बाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इस प्रोटीन के पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होना जरूरी है, जो डीएनए से बाइंड करता है। क्या है बच्चों? डीएनए बाइंडिंग डोमेन। इसके पास क्या है? डीएनए बाइंडिंग डोमेन। जिस प्रोटीन के पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो वो क्या हो सकता है? एक्टिवेटर या रिप्रेसर। ये तो क्या है? रिप्रेसर। और ये क्या है? एक्टिवेटर। और इसके पास क्या है? ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन। प्रोटीन के पास एक हिस्सा होता है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है बाइंड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो सर, क्या ये जो पूरा डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो सारा का सारा डीएनए के साथ बाइंड करता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये है डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये हिस्सा है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। डोमेन और डोमेन क्या है बच्चों? ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। टर्सरी स्ट्रक्चर। और इस टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, इस डोमेन के अंदर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है मोटिफ, जो डीएनए के साथ बाइंड करती है। इस डोमेन के अंदर क्या है बच्चों? इस डोमेन के अंदर है मोटिफ। ये डोमेन है। हेलिक्स टर्न हेलिक्स। जैसे ये क्या है? हेलिक्स। और ये क्या है? टर्न। इस डोमेन के अंदर ये मोटिफ है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेलिक्स टर्न हेलिक्स। जैसे ये क्या है? हेलिक्स। और इस चीज को हम बोलेंगे मोटिफ। डोमेन के अंदर मोटिफ है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है। और ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो डीएनए के साथ बाइंडिंग होती है। तो डीएनए एक्टिवेटर और जो रिप्रेसर है उसका वो पूरा का पूरा डीएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। उस जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है वो होता है डोमेन। और डोमेन का भी कौन सा हिस्सा? हेलिक्स टर्न हेलिक, मोटिफ। इसको क्या बोलेंगे हम? मोटिफ। मोटिफ जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है
उसको हम क्या बोलेंगे, मोटिफ। और टाइप्स ऑफ मोटिफ, अब हम कितने प्रकार की, कितने डिफरेंट टाइप्स की मोटिफ प्रेजेंट होती है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है, उनको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिफ present in DNA binding domain, DNA बाइंडिंग डोमेन और प्रोटीन। जो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है उसके अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स की मोटिफ प्रेजेंट होती है, इस चीज को अब हम, तो जो सबसे पहले है बच्चों वो है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। जो सबसे फर्स्ट है वो है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ है जो कहाँ पाई जाती है, प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम, प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सिस्टम। प्रीडोमिनेंटली प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर हेलिक्स टर्न हेलिक्स पाई जाती है, जिसके एग्जाम्पल है हेलिक्स टर्न हेलिक्स के, फॉर एग्जाम्पल जो UVRA प्रोटीन है, DNA प्रोटीन है, DNA ATP जो डीएनए के साथ बाइंडिंग करता है, UVRA जो प्रोटीन है वो, रैक ए प्रोटीन जो रिकॉम्बिनेशन के अंदर भी काम आता है, रैक ए प्रोटीन, लैम्डा रिप्रेसर, ये सारे क्या है, ये प्रोटीन्स है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इन प्रोटीन्स के पास डोमेन प्रेजेंट है और उस डोमेन के अंदर जो मोटिफ है वो कैसी है बच्चों, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। कैसी है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ये है हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है। और ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसी होती है बच्चों, जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स है, हेलिक्स टर्न, जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर 3 हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, इसके अंदर कितने हेलिक्स होते हैं बच्चों, इसके अंदर 3 हेलिक्स, 3 हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट। 3 हेलिक्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जो एक हेलिक्स है वो करती है रिकॉग्निशन, और जो 2 हेलिक्स है वो करती है स्टेबलाइजेशन। 3 हेलिक्स में से एक हेलिक्स तो जिस डीएनए से बाइंड करना है उसको रिकॉग्नाइज करती है, और जो 2 हेलिक्स है वो क्या करती हैं, स्टेबलाइज करती है डीएनए को। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये फर्स्ट हेलिक्स है, ये दूसरी हेलिक्स है,
ये तीसरी हेलिक्स है। ये 3 हेलिक्स प्रेजेंट है इसमें। जो एक तो क्या करती है, डीएनए को रिकॉग्नाइज करती है जिस डीएनए से बाइंड होना है। ये मोटिफ है जो प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर पाई जाती है प्रीडोमिनेंटली। ये 3 हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसके अंदर, हेलिक्स ट्रन हेलिक्स, और ये इसके अंदर ट्रन पाया जाता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रन, और ये है हेलिक्स 1 2 3 हेलिक्स। और इसके हम जो दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक हेलिक्स ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ये 3 हेलिक्स के स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ये हेलिक्स, इसमें एक जो हेलिक्स है ये क्या करती है, डीएनए को रिकॉग्नाइज करती है कि जिस डीएनए के साथ बाइंड हो, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए को स्टेबलाइज करती है। अगर किसी प्रोटीन को एक्टिवेटर या रिप्रेसर बनना है, उसके पास मोटिफ होनी चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, मोटिफ, जो क्या करता है, डीएनए को स्टेबलाइज रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, ये डीएनए, और इसका ये प्रोटीन का ये पूरा डोमेन है, और इस डोमेन की जो अल्फा हेलिक्स है वो इससे बाइंड कर रही है। इसका जो काम है, एक हेलिक्स का क्या काम है, रिकॉग्निशन। इसका काम है रिकॉग्निशन, और इन दोनों का काम है स्टेबलाइजेशन। ये है हेलिक्स। तो बाबूजी, क्या हेलिक्स एंड हेलिक्स ओनली प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ही पाई जाती है प्रीडोमिनेंटली? हाँ, प्रीडोमिनेंटली प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है, पर यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। उसको हम क्या बोलेंगे, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स टर्न हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ। जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ है, ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सिस्टम। वो यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर भी पाई जाती है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं कि जो होम्योटिक जीन्स है, ऑर्गन आइडेंटिफाइंग जीन्स, जो होम्योटिक जीन्स है का जो एक्सप्रेशन है, इन जीन को क्या बोलते हैं, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ऑर्गन आइडेंटिटी
जीन्स। इस होम्योटिक जीन से जो एक्सप्रेशन है उसके बाद जो प्रोटीन बनता है उसके अंदर जो मोटिफ पाई जाती है वो कौन सी है? हेलिक्स टर्न हेलिक्स। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इनके पास जब ये डीएनए से बाइंड करते हैं तो इनके पास क्या पाया जाता है बच्चों? एक मोटिफ होती है जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन के अंदर इनकी जो मोटिफ है वो मोटिफ कौन सी है? हेलिक्स टर्न हेलिक्स। यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर होम्योटिक जीन्स में जैसे ये डीएनए है, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, और इसके अंदर एक होम्यो बॉक्स प्रेजेंट है। इसके अंदर एक होम्यो बॉक्स प्रेजेंट है। ये होम्यो बॉक्स ठीक है। जीन्स के अंदर ये क्या प्रेजेंट है? होम्यो बॉक्स। होम्यो बॉक्स। और इस होम्यो बॉक्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो कितने हैं? 180 न्यूक्लियोटाइड, 180। और इस जो डीएनए से जो क्या बनेगा अब? एमआरएनए। इस डीएनए से जो एमआरएनए बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम जो एमआरएनए है उसके अंदर भी ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, होम्यो बॉक्स वाली सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंसेस इसके अंदर भी प्रेजेंट है। और इस एमआरएनए से प्रोटीन फोल्डिंग होने के बाद ये प्रोटीन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है इसका एन टर्मिनस अमाइनो टर्मिनस और ये है इसका कार्बोक्सी टर्मिनल, ये कार्बोक्सी टर्मिनल। और जो 130 अमाइनो एसिड्स हैं उन्होंने अपना काम किया और यहाँ पे 130 न्यूक्लियोटाइड है, उससे अमीनो एसिड कितने बनेंगे? 60। 130 के कितने बनेंगे? 60 अमाइनो एसिड, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड बनता है। और ये जो 60 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर है, उसकी किसकी सिंथेसिस करवाएंगे? मोटिफ की। किसकी करवाएंगे? हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ की। हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ की सिंथेसिस करवाएंगे। और जो किस में हेल्प करवाएगी? डीएनए बाइंडिंग। ये हमने डिस्कस किया यूकैरियोट्स के अंदर, हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अब हम देखते हैं दूसरी तरह की। ये है फर्स्ट हेलिक्स टर्न हेलिक्स। जो दूसरी है उसको हम बोलते हैं बच्चों जिंक फिंगर मोटिफ। जिंक फिंगर मोटिफ। जो जिंक फिंगर मोटिफ है ये किसके अंदर है? यूकैरियोटिक प्रोटीन्स के अंदर पाई जाती है। यूकैरियोटिक प्रोटीन्स जो डीएनए के साथ इंटरेक्शन करते हैं। डीएनए इंटरेक्शन, डीएनए के साथ इंटरेक्शन।
उनके अंदर कौन सी मोटिफ पाई जाती है? जिंक फिंगर मोटिफ। ये है अल्फा हेलिक्स, और इस अल्फा हेलिक्स के साथ एक चीज बाइंड है, ये है बच्चों एंटी पैरेलल बीटा सीट। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल बीटा सीट। ये है जिंक फिंगर मोटिफ। एक अल्फा हेलिक्स है और उसी के अंदर एंटी पैरेलल बीटा सीट। और इसको जिंक क्यों बोला बच्चों? क्योंकि इसके बीच में जिंक प्रेजेंट है, और इस जिंक के साथ यहाँ पे एक है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, ये हिस्टिडीन, और यहाँ पे है सिस्टीन। अल्फा हेलिक्स पे है सिस्टीन, 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 जिंक, हिस्टिडीन, सिस्टीन, सिस्टीन। इसको हम क्या बोलते हैं? जिंक फिंगर मोटिफ। और इसका जो काम है रिकॉग्निशन और स्टेबलाइजेशन का, तो इसकी जो अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स फॉर रिकॉग्निशन, अल्फा हेलिक्स है रिकॉग्निशन के लिए, और जो एंटी पैरेलल बीटा सीट है ये है फॉर स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन। जैसे कि इसके साथ डीएनए कैसे इंटरेक्ट करेगा, या डीएनए के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी? जैसे ये डीएनए है, एंटी पैरेलल इसके साथ इंटरेक्शन करेगी। और जो ये जिंक फिंगर मोटिफ है, जिंक फिंगर मोटिफ, ये दो तरह की है। एक है C2H2 मोटिफ, और दूसरी है H4 मोटिफ। इसका तो एग्जाम्पल है जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड C, इसके अंदर जो मोटिफ पाई जाती है वो पाई जाती है C2H2 मोटिफ, दो हिस्टिडीन दो सिस्टीन। और H4 मोटिफ है वो पाई जाती है स्टीरोइडल हार्मोन्स के अंदर, स्टीरोइडल हार्मोन्स रिसेप्टर। जो स्टीरोइडल हार्मोन रिसेप्टर्स है जो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, उनके अंदर जो जिंक फिंगर मोटिफ है वो किस तरह की है? H4 मोटिफ। और इसके बाद जो थर्ड टाइप के मोटिफ है वो है बच्चों बेसिक जीपर मोटिफ, बेसिक जीपर मोटिफ। जो बेसिक जीपर मोटिफ है वो भी दो तरह की होती है। एक है ल्यूसिन जीपर, ल्यूसिन,
ल्यूसीन जिपर, और एक है हेलिक्स लूप हेलिक्स। यहाँ पे टर्न नहीं है, हेलिक्स टर्न नहीं है, हेलिक्स लूप हेलिक्स। और एक है बच्चों ल्यूसीन जिपर। अब इनके हम स्ट्रक्चर देखते हैं ल्यूसीन जिपर के। ये है ल्यूसीन जिपर। ये है ल्यूसीन जिपर, और इसके अंदर जो 7th अमीनो एसिड है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स। और इसके अंदर जो हर एक 7 अमीनो एसिड है वो क्या प्रेजेंट है, ल्यूसीन। ऐसे अल्फा हेलिक्स के अंदर एवरी 7th अमीनो एसिड, एवरी 7th अमीनो एसिड इज ल्यूसीन। और जो ये नीचे है ये है बच्चों बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड से बनी हुई। और इसी यही इंटरेक्ट करती है डीएनए के साथ, ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है। इसको हम बोलते हैं ल्यूसीन जिपर। ये है ल्यूसीन जिपर। और ये किन किन के अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है जो ल्यूसीन जिपर के जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है वो है बच्चों, एक तो जो होमोडाइमेरिक, होमोडाइमेरिक एंड हेट्रोडाइमेरिक, हेट्रोडाइमेरिक फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन। जो होमोडाइमेरिक और हेट्रोडाइमिक फॉर्म के इंट्रैक्शन होते हैं वो उनके अंदर ल्यूसीन जिपर ल्यूसीन पाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक है फोस प्रोटीन, फोस और जून, और जून और जून। जैसे फोस और जून हेट्रोडाइमेरिक है, ये जब डीएनए के साथ बाइंड करते हैं तो इनके अंदर जो डोमेन के अंदर जो मोटिफ पाई जाती है वो ल्यूसीन जिपर पाई जाती है। और जून जो प्रोटीन है वो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं तो इनके अंदर कैसी पाई जाती है, ल्यूसीन जिपर। अब आता है हेलिक्स लूप हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स। ये हेलिक्स है, और इसके बीच में है लूप।
ये है लूप, हेलिक्स लूप हेलिक्स। और इसके अंदर क्या है, इस जो नीचे जो हेलिक्स है इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, जो इंटरेक्शन करेंगे डीएनए के साथ, जो किसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, डीएनए के साथ। ये बेसिक अमाइनो एसिड, इसके अंदर भी जो बेसिक अमाइनो एसिड है वो डीएनए के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। यहाँ पे जो बेसिक अमाइनो एसिड है ये डीएनए के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ये डीएनए। तो जो भी प्रोटीन है वो जो एक्टिवेटर है या वो रिप्रेसर है वो डीएनए के साथ बाइंड करता है। तो उसके पास, उस प्रोटीन के पास क्या होना चाहिए, उस प्रोटीन के पास होना चाहिए अल्फा हेलिक्स, उस प्रोटीन के पास होना चाहिए डोमेन, जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन। और उस डोमेन के अंदर क्या होनी चाहिए, मोटिफ, जो हिस्सा डोमेन का जो हिस्सा इंटरेक्शन करता है डीएनए के साथ उसे क्या बोलते हैं, मोटिफ। और मोटिफ किस किस तरह की होती है, बेसिक दो तरह की है। बेसिक क्या है, लूसिन जिपर और हेलिक्स लूप हेलिक्स। और जो जिंक फिंगर मोटिफ है, एक जिंक फिंगर मोटिफ है और है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। तो ये हमने डिस्कस किया मोटिफ्स के बारे में, जो डीएनए के साथ बाइंडिंग करने में हमारी मदद करती है, हमारे नहीं प्रोटीन्स की, एक्टिवेटर या रिप्रेसर। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कैसे होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों रेगुलेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन के अंदर यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि भाई हम इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ बोलेंगे। यहाँ पे हम जो यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, जीन, इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं बोलेंगे, स्विच ऑन या स्विच ऑफ, इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करके हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन। रेगुलेशन के अंदर जीन एक्सप्रेशन और रिप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन और रिप्रेशन, ये वर्ड्स हम यूज करेंगे कि जीन का क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ है, रिप्रेशन, ना कि इसके बजाय स्विच ऑफ और स्विच ऑन। रिप्रेशन रेगुलेशन के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन कैसे होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, लैक ओप्रोन, लैक्टोज ओप्रोन। हम डिस्कस करते हैं लैक्टोज ओप्रोन, लैक्टोज ओप्रोन। क्या हम बोलते हैं, लैक्टोज यूटिलाइजिंग ओप्रोन। और ओप्रोन किसको बोलते हैं बच्चों, ओप्रोन जो टर्म है, ओप्रोन है कोऑर्डिनेटेड
कोऑर्डिनेटेड यूनिट ऑफ जीन रेगुलेशन called ओप्रो। जो जीन्स है, कोऑर्डिनेटेड यूनिट जो जीन है उसको हम क्या बोलते हैं, उनका जो रेगुलेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओप्रोन। और जो बच्चों ये लैक्टोज ओप्रोन है, लैक्टोज ओप्रोन इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं कैटाबोलाइट ओप्रोन, क्योंकि इसके अंदर जो लैक्टोज जो अपटेक है उसको बीटा जो ग्लैक्टोसाइड है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, वो इसको क्या करता है, ब्रेक करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबोलाइट ओप्रोन, कैटाबोलाइट ओप्रोन। और दूसरा है इंड्यूसिबल, कि इसको इंड्यूस भी किया जाता है, इस ओप्रोन को। एलोलैक्टोज जब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर, जो एलोलैक्टोज है वो रिप्रेसर को रिमूव करता है, इंड्यूस करता है, रिप्रेसर को रिमूव करता है और लैकोप्रोन को इंड्यूस करता है जीन एक्सप्रेशन के लिए। और इसको एक और हम बोलते हैं लेकियोप्रोन, लेकियोप्रोन। लेकियोप्रोन क्यों, क्योंकि बेसल लेवल पे ये ऑलवेज एक्सप्रेस होता रहता है, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, कि थोड़ा बहुत ये ऑलवेज हमेशा चलता ही रहता है लैकोप्रोन। अब हम इसके जो लैकोप्रोन के स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसका नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन डिस्कस करेंगे कि कैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव इसका रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैकोप्रोन। लैकोप्रोन की स्ट्रक्चर है, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इकोलाई की, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इकोलाई, इकोलाई की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही डीएनए जैसे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंसेस। और इसके अपस्ट्रीम के अंदर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे प्रमोटर सीक्वेंसेस। और प्रमोटर सीक्वेंसेस के भी अपस्ट्रीम के अंदर जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है उनको बोलेंगे एनहांसर सीक्वेंसेस। यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ऑपरेटर सीक्वेंसेस,
और इसके जो अपस्ट्रीम के अंदर सीक्वेंसेस प्रेजेंट है यह है इनहांसर सीक्वेंसेस। और यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, प्रमोटर सीक्वेंसेस। ये है प्रमोटर सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस को क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटर, ऑपरेटर सीक्वेंसेस। इसको बोलेंगे प्रमोटर और इसको बोलेंगे एनहांसर सीक्वेंसेस या कैप बाइंडिंग सीक्वेंसेस। कैप बाइंडिंग सीक्वेंस या साइट, कैप बाइंडिंग सीक्वेंस या साइट। और इसके भी अपस्ट्रीम के अंदर जो रिप्रेसर प्रोटीन की जो सिंथेसिस करता है वो जीन प्रेजेंट है, लैक आई जीन। यहाँ पे क्या है, लैक आई जीन प्रेजेंट है। और इसके अपस्ट्रीम में है प्रमोटर सीक्वेंसेस 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये जेनेटिक मटेरियल ऐसे प्रेजेंट है। इनहांसर, प्रमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंसेस। और इसको हमने लैक ऑपरेंट क्यों क्यों बोला, क्योंकि इसका जो रेगुलेशन है एक से ज़्यादा जो जीन्स का रेगुलेशन किया किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, लैक वाई जीन, लैक जल्ड, लैक वाई और लैक ए जीन। ये जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, लैक ए, लैक वाई और यहाँ पे है लैक जेड जीन, लैक जेड जीन। और इससे जो mRNA बनता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसके अंदर ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये mRNA, इस mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और इस mRNA पे जब राइबोसोम बाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहेंगे, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस, जहाँ पे आरएनए की mRNA की राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट बाइंड करती है सबसे पहले। ये क्या सीक्वेंसेस है, ST सीक्वेंसेस हर पॉइंट पे, यहाँ पे ST सीक्वेंसेस। और इसका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है AUG और लास्ट है UAA, AUG UAA, AUG UAA, ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। और ये जो mRNA है इससे जो प्रोटीन बनेगा वो क्या क्या बनेगा, जो लैक जेड है ये है लैक जेड। इससे जो सिंथेसिस होगी वो सिंथेसिस होगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की, बीटा ग्लैक्टो, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की। और जो लैक वाई है वो सिंथेसिस करवाता है लैक्टोज परमेज की।
लैक्टोज परमेज की। और इसके बाद जो लैक ए है वो सिंथेसिस करवाता है थायो ग्लेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज इसका क्या काम है? जैसे लैक्टोज परमेज है वो सिंथेसिस करवाता है लैक्टोज परमेज प्रोटीन की, जो क्या करवाता है बच्चों, अपटेक करवाता है लैक्टोज की आउटसाइड मीडियम से, आउटसाइड मीडियम से। जो लैक्टेज परमेज है वो क्या करता है, लैक्टेज परमेज सिंथेसिस करता है लैक्टेज परमेज प्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो अपटेक करवाता है, किसका अपटेक करवाता है, लैक्टोज का। जैसे ये प्रोटीन है लैक्टोज परमेज, ये एक सिंपोर्टर है, इसके साथ क्या आता है, H+ आयन भी आता है और लैक्टेज भी, लैक्टोज इसके क्या करता है बच्चों, ये अपटेक करता है लैक्टोज परमेज। और जो इसको बोलेंगे हम लैक्टोज परमेज, लैक्टोज परमेज। और ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपोर्ट सिंपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि H+ ने यहाँ पे एनर्जी दी है और अब ये लैक्टेज जैसे मीडियम के अंदर आ गया, लैक्टेज जैसे मीडियम के अंदर आया, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे ही अंदर आया, जैसे ही लैक्टोज अंदर आया, इसके ऊपर वर्क कौन करेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसके ऊपर वर्क करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। और इसको दो भागों में बांट देगा, किस किस के अंदर, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। ग्लैक्टोज, जो ग्लूकोज है वो तो अपना चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर,
ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। परंतु जो ग्लैक्टोज है वो क्या करेगा, सबसे पहले ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, उसके बाद ग्लैक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, ग्लैक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और वो भी कहाँ चला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। एकोलाइसिस को यूज कर लेगा लैक्टोज को। और थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज है, इसका क्या फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है कि कभी इस लैक्टेज पर परमेज के साथ यहाँ पे एंट्री करता है टॉक्सिन, और उसका नाम है, जैसे ये इसके यहाँ से अंदर से आया, इसका नाम है टोन पीजी, टोन पीजी। और ये क्या है, एक टॉक्सिन। इस टॉक्सिन को इनएक्टिव करवाने के लिए थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज का काम है टॉक्सिन को इनएक्टिव करवाना। इससे क्या होगा, टोन जो पीजी है, टोन पीजी ये क्या हो जाएगा, एसिटाइलेज, और एक्टिव से क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इसको क्या कर दिया गया, एसिटाइलेज पे ग्रुप जोड़ दिया गया, एसिटाइल इनएक्टिव। तो जो जीन है लैक ए, ये क्या सिंथेसिस करवाता है, थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। ये जो टॉक्सिन है, इस जो टॉक्सिन की जो टोन पीजी की जो स्ट्रक्चर है वो लैक्टोज से मिलती जुलती है, इसलिए ये लैक्टोज परमेज एंजाइम जो प्रोटीन है, इम्पोर्टर है, उससे एंट्री करता है। इसको इनएक्टिव कौन करवाता है, थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज। और ये हमने डिस्कस किया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का क्या काम है और लैक्टोज परमेज का क्या काम। ये है लैकोप्रोन के स्ट्रक्चर। अब हम इनका दोनों का क्या देखेंगे, रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। इसको नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन इसका कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा है कि भाई बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का क्या काम है, ट्रांस एसिटाइलेज, थायोग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज टॉक्सिन को इनएक्टिव करता है एसिटाइल ग्रुप जोड़ के, और जो लैक्टेज परमेज है वो लैक्टोज को अपटेक करवाता है आउटर साइड मीडियम के अंदर। ये अब जो रेगुलेशन है इनका वो हम डिस्कस करते हैं, रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन ओप्रोन का, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब कि जब मीडियम के अंदर हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट ना हो, लैक्टोज का अपटेक ना हो, तो हमें उस लैक्टोज ओपरेन को बंद करके, उस इकोलाई को बंद करके रखना पड़ेगा कि मीडियम के अंदर लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्यों ऑन रखना है। क्योंकि इस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लैक्टोज का अपटेक करते हैं मिल्क से, और उसको एसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस अपना उसको डिग्रेड करता है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, और लैक्टोज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन के अंदर तक नहीं जा सकता, परंतु वहाँ पे कोलोन के अंदर, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के अंदर वहाँ पे इकोलाई प्रेजेंट है, और इस सिचुएशन में वहाँ पे लैक्टेज प्रेजेंट नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर इकोलाई को अपना लैकोप्रोन को क्या करना, बंद, रिप्रेस स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा, नेगेटिव रेगुलेशन उसको करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम के अंदर बाहर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है।
फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी हमारी सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नेल की सेल है, नेल की सेल के को हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो नेल की सेल के अंदर जो जीन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है, और जो जीन हीमोग्लोबिन को कोड करता है, उसको रिप्रेस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई काम ही नहीं है उसका। तो जिन सेल्स के अंदर जो काम नहीं है उसको उस जीन को रेगुलेट करके रखना पड़ेगा। इसलिए अगर जब मीडियम के अंदर इकोलाई के मीडियम के अंदर जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय पे लैक ओपरोन को क्या करके रखना पड़ेगा, लैक ओपरोन को नेगेटिव रेगुलेशन करना पड़ेगा, लैक ओपरोन को रिप्रेशन के स्टेट में रखना पड़ेगा। ये कैसे संभव है कि जैसे हो सकता है कि भाई किसी कोई पेशेंट है लैक्टेज इंटॉलरेंस का, जो लैक्टोज लैक्टोज को मिल्क को पचा नहीं पाता, उस कंडीशन के अंदर जो इकोलाई प्रेजेंट है कोलन के अंदर, वहाँ पे लैक्टोज पहुँच सकता है, तो वहाँ पे उसको एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा। तो अब हम एक बार डिस्कस करेंगे कि लैक ओपरोन का नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है, और लैक ओपरोन का पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन मतलब कि ग्लूकोज की तो मात्रा प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, परंतु जो लैक्टोज है वो एब्सेंट है। इस सिचुएशन के अंदर हमें अपने लैकोप्रोल को नेगेटिव रेगुलेशन हमें उसका देखना है। नेगेटिव रेगुलेशन मतलब कि रिप्रेशन के स्टेट। तो ये वही बात है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ई कोलाई की, यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये डीएनए प्रेजेंट है। 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये है ऑपरेटर के सीक्वेंसेस। फिर है प्रमोटर के सीक्वेंसेस, और इसके अपस्ट्रीम के अंदर है एनहांसर के सीक्वेंसेस। एनहांसर सीक्वेंस कैप बाइंडिंग साइट, और इसके अपस्ट्रीम के अंदर यह लैकाइजिन प्रेजेंट, लैकाइजिन, और इसका ये प्रमोटर है। ये जो लैकाइजिन है ये सिंथेसिस करवाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम एमआरएनए की, और एमआरएनए के बाद जो प्रोटीन बनेगा वो क्या बनेगा, रिप्रेसर। एमआरएनए के बाद क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, और ये है प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन, और इसको हम क्या बोलेंगे, लैक आई रिप्रेसर। और जो ये लैक आई रिप्रेसर है ये बाइंड करेगा ऑपरेटर के सीक्वेंसेस पे डायरेक्ट, क्या करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए। ऑपरेटर के सीक्वेंसेस पे
फॉर एग्जाम्पल ये बाइंड हो गया लैक आई, लैक आई, और ये लैक आई ये बाइंड होने पे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने से रोकता है, इसके अंदर एलोस्टोरिक चेंजेस लाता है लैक। और यहाँ पे क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट थी, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। और जब आरएनए पॉलीमरेज इससे के साथ बाइंड ही नहीं होगा तो यहाँ पे नो एक्सप्रेशन, यहाँ पे एंजाइम्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, जैसे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मीडियम के अंदर क्या था, लैक्टोज अपसेंट था, लैक्टोज माइनस, मीडियम के अंदर लैक्टोज माइनस था। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फेस की तरफ एक प्रोटीन और प्रेजेंट है जिसका नाम है एडिनाइलेट, एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज। ये इनहिबिट होता है ग्लूकोज की प्रेजेंस से। अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है मीडियम के अंदर तो ये इनहिबिट होता है। ये क्या होता है, इनहिबिट होता है अगर ग्लूकोज की मात्रा है। नेगेटिव रेगुलेशन के अंदर लैक्टोज माइनस है और ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो अगर ग्लूकोज की मात्रा पर ज़्यादा है तो एडिनाइलेट साइक्लेज क्या होगा, रिप्रेस होगा। और एडिनाइलेट साइक्लेज का क्या काम है, एटीपी को किस में कन्वर्ट करना, एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर। और साइक्लिक एएमपी का क्या काम है कि जो एक्टिवेटर प्रोटीन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्टिवेटर प्रोटीन है, इसको एक्टिव करवाना, यहाँ पे ये जुड़ना, क्या जुड़ना, साइक्लिक एएमपी। ये है साइक्लिक एएमपी, ये क्या जुड़ गया यहाँ पे, साइक्लिक एएमपी। और इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर। अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस ज़्यादा है तो ये साइक्लिक एडिनाइलेट साइक्लेज है, ये इनहिबिट होगा, साइक्लिक एएमपी कम बनेगा, एक्टिवेटर भी कम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको तो हम ऐसे कर ही देते हैं क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है और प्लस, तो एडिनाइलेट साइक्लेज
ये क्या करेगा, जो CAMP है उसकी सिंथेसिस कम करवाएगा। और CAMP कम होगा तो CRP कैटाबोलाइट रिसेप्टर प्रोटीन या साइक्लिक AMP एक्सेप्टर प्रोटीन ये है, ये क्या रहेगा, इनएक्टिव। और ये CRP और CAP कौन है, ये एक्टिवेटर को क्या बोल रहे हैं हम, CRP और CAP कैटाबोलाइट रिसेप्टर प्रोटीन और साइक्लिक AMP एक्सेप्टर प्रोटीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्हेन ग्लूकोज is present and lactose is absent, ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज absent है, तो इसका क्या लिखेंगे कि लैक जो AI है, लैक आई है, उसका रिप्रेशन क्या रहेगा, एक्टिव। उससे जो प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर बनेगा, वो क्या रहेगा, एक्टिव। और जो CRP और CAP जो प्रोटीन है, ये क्या रहेंगे, इन प्रोटीन को क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर प्रोटीन क्या रहेगा, इनएक्टिव, क्योंकि ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है। ये डिस्कस किया हमने नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है बच्चों, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, जिससे कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन या साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन है, ये इनएक्टिव रहेगा। एक्टिवेट ये क्या रहेगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव। और जो लैक आई से जो रिप्रेसर बनेगा, वो यहाँ पे ऑपरेटर सीक्वेंसेस पे बाइंड होगा, और एलेक्ट्रोस्टेरिक चेंजेस की वजह से RNA पॉलीमरेज इससे बाइंड नहीं होगा, तो ना ही लैक ZYA का एक्सप्रेशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सप्रेशन। इसके बाद देखते हैं हम पॉजिटिव एक्सप्रेशन कैसे होता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉजिटिव 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 एक्सप्रेशन, पॉजिटिव एक्सप्रेस, पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो है अपसेट, और लैक्टोज है वो है परजेंट। ग्लूकोज अपसेंट है तो जो एडिनाइलेट लेट जो साइक्लेज वो एक्टिव रहेगा, और इसका CAMP ये भी एक्टिव रहेगा, और इसकी वजह से जो CRP और CAP है वो क्या रहेंगे, एक्टिव। इसको हम देखते हैं
ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ए कोलाई। इसके अंदर ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल। प्लस 1 सीक्वेंसेस। ऑपरेटर सीक्वेंसेस। ये है प्रमोटर सीक्वेंसेस। और ये है एनहांसर सीक्वेंसेस। जैसे ये है ऑपरेटर सीक्वेंसेस, ऑपरेटर। ये है प्रमोटर, ये है एनहांसर, कैप बाइंडिंग सीक्वेंस साइट। और ये है लैक आई, अपस्ट्रीम के अंदर क्या है, लैक आई। और इसका ये प्रमोटर 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले जो रेगुलेशन था ये नेगेटिव था, यहाँ पे ये लैकोप्रोन क्लोज था, बंद था। इससे जो एमआरएनए बना 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इससे जो एक्टिवेटर प्रोटीन बने लैकाई रिप्रेसर। लैकाई रिप्रेसर वो कहाँ पे बाइंड कर रहे थे, वो यहाँ पे बाइंड कर रहे थे ऑपरेटर के पास। और ये बाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, लैक ए, इनका ये इनका एक्सप्रेशन नहीं था क्योंकि यहाँ पे लैक आई प्रेजेंट था। परंतु इस ओपरोन के ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है लैक्टोज परमेज। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो लैक ओपरोन है वो लीकी ओपरोन है, बेसल लेवल पे भी इसमें थोड़ा थोड़ा लीक लैक्टोज लीक रहता है, लीकी ओपरोन। ये क्या है, ये है लैक्टोज परमेज। अब आप बोलोगे कि सर लैक्टोज परमेज तो प्रोटीन वाई ने बनाया था, लैक वाई जीन से जो एक्सप्रेशन हुआ था उससे लैक्टोज परमेज। और ये जो परमेज है ये क्या है, प्रीवियसली सिंथेसाइज है, पहले से बना हुआ, प्रीवियसली सिंथेसाइज, प्रीवियसली सिंथेसाइज परमेज है, जिसके अंदर क्या है, लेके ओपरोन है, और यहाँ से क्या है, लैक्टोज अंदर आ रहा है। क्योंकि बाहर मीडियम के अंदर लैक्टोज प्लस है और ग्लूकोज माइनस है, तो लैक ओपरोन क्या है, एक लेकी ओपरोन है, और यहाँ से लैक्टोज क्या है, प्रीवियसली सिंथेसाइड परमेज से लैक्टोज अंदर आ रहा है। और इस लैक्टोज पे जो काम कर रहा है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इस लैक्रोन के ऊपर जो काम कर रहा है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज।
वो भी क्या है, प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड। प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड। और इस लैक्टोज को दो भागों में हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और इसको भी उस प्रक्रिया से फिर किस में लेके जाते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये भी क्या है, प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड। प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड। अब जो नो लैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लैक्टोज थे, तो 10 लैक्टोज में से जो नो है, नो को तो क्या बना दिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और नो में से एक को सिंथेसाइज किया, जैसे 10 थे, 10 लैक्टोज, 10 लैक्टोज थे, 10 में से 9 को तो सिंथेसिस किया, 9 ग्लूकोज और 9 गैलेक्टोज। और इसमें एक को सिंथेसिस करवाया एलोलैक्टोज के अंदर। एक को किसके अंदर करवाया, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर बॉन्ड है अल्फा 16, अल्फा 16 बॉन्ड प्रेजेंट। एलोलैक्टोज। और ये किसका काम करता है, इंड्यूसर मॉलिक्यूल का। और ये जो इंड्यूसर मॉलिक्यूल है, ये बाइंड करता है लैक आई रिप्रेसर प्रोटीन से। ये इंड्यूसर, ये क्या है, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज। और इसके बाद क्या है, एलोलैक्टोज क्या हो जाता है, यहाँ से बाइंड होने से क्या हो जाएगा, एलोलैक्टोज से लैक आई जो रिप्रेसर प्रोटीन है, जो लैक आई से जो रिप्रेसर प्रोटीन है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन। और यहाँ पे क्या है, एलोलैक्टोज। और यहाँ से लैक आई रिमूव होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर के साथ। और जैसे ही लैक आई यहाँ से रिमूव होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करता है। और ये क्या हो गया, रिमूव, रिप्रेसर क्या हो गया, रिमूव। और इसके बाद जो CAMP है, ये एक वीक प्रमोटर है। आरएनए पॉलीमरेज का ये क्या है, एक वीक प्रमोटर है। और इसके बाद जो कैप बाइंडिंग साइट है, ये जो इनहांसर के सीक्वेंसेस है, यहाँ पे बाइंड करेगा
CARP और CAP। ये क्या है? CAP CRP किस फॉर्म के अंदर? साइक्लिक AMP की फॉर्म के अंदर। किस फॉर्म के अंदर? साइक्लिक AMP। और ये साइक्लिक AMP ये किसने बाइंड करवाई इसको? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। एडिनाइलेट साइक्लेज जिसका फंक्शन क्या है? ये है एडिनाइलेट साइक्लेज है, इसका फंक्शन है ATP को CAMP और एक्सेप्टर जो प्रोटीन है यहाँ पे, और इसका क्या नाम है? एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। ये क्या है कि जो ग्लूकोज है यहाँ पे, ग्लूकोज तो क्या है? एब्सेंट, और लैक्टोज क्या है? प्रेजेंट। इससे क्या होगा? एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज वो इनहिबिट नहीं होगा, क्योंकि उसको इनहिबिट कौन करता है? ग्लूकोज। अगर यहाँ पे ग्लूकोज है ही नहीं, एडिनाइलेट साइक्लेज इंक्रीज होगा तो साइक्लिक AMP भी ज़्यादा होगा, और साइक्लिक AMP होगा तो CRP और CAP ये क्या रहेंगे? एक्टिव। ठीक है। और लैक्टोज प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या सिंथेसिस होगी? एलो लैक्टोज की। एलो लैक्टोज की। और एलो लैक्टेज क्या करेगा? लैक आई रिप्रेसर को क्या करेगा? तो क्या करेगा? इनएक्टिव। लैक आई रिप्रेसर को इनएक्टिव करेगा और वहां से रिमूव करवा देगा। इसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? पॉजिटिव रेगुलेशन। एलो लैक्टेज एक इंड्यूसर का काम करता है। और इसके बाद लैक जेड और लैक वाई है, RNA पॉलीमरेज बनने के बाद इनका क्या होगा? एक्सप्रेशन। इसके बाद इनका क्या होगा? एक्सप्रेशन इजली। एक्सप्रेशन। ये क्या बताया हमने? पॉजिटिव रेगुलेशन। अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है? ग्लूकोज क्या है? परसेंट, और लैक्टोज एब्सेंट। ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसका मतलब जो साइक्लिक AMP है वो कम है, और साइक्लिक AMP है तो CRP प्रोटीन है, और या CAP जो प्रोटीन है वो क्या है? इनएक्टिव। वो क्या है? इनएक्टिव, क्योंकि ग्लूकोज की प्रेजेंट है।
एडिनाइलेट साइक्लेज रिप्रेस करता है ग्लूकोज को, जो साइक्लिक एएमपी वहाँ पे कम हो जाएगी। और लैक्टोज अब्सेंट है, यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है, तो एलोलैक्टोज भी नहीं बनेगा, एलोलैक्टोज भी नेगेटिव रहेगा। तो रिप्रेशन, रिप्रेसर लैकाई, लैकाई जो रिप्रेसर है लैकाई, वो क्या रहेगा, एक्टिव, वो एक्टिव रहेगा। तो जो ओवरऑल जो ओपरोन है, लैक ओपरोन है, ओपरोन है, रिप्रेशन स्टेट के अंदर रहेगा, किस स्टेट के अंदर रहेगा, रिप्रेस स्टेट के अंदर। अब केस दूसरा है, दूसरा केस क्या है कि ऊपर तो क्या था बच्चों, जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नीचे क्या है, ग्लूकोज अपसेट, ग्लूकोज अपसेट। और जो लैक्टोज है वो क्या है, प्रेजेंट। ग्लूकोज अपसेंट है तो साइक्लिक एएमपी है, ये अपसेंट हो तो जो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो रिप्रेस नहीं हो पाएगा, तो साइक्लिक एएमपी क्या है, वहाँ पे इंक्रीज है। और सीआरपी और सीएपी है, वो किस फॉर्म के अंदर है, एक्टिव फॉर्म के अंदर। वहीं दूसरी तरफ लैक्टोज प्रेजेंट है, तो एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज भी क्या रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा, जिससे क्या होगा, जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर लैकाई क्या रहेगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव रहेगा। और इनएक्टिव रहेगा जो ओपर, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा, तो ओपरोन क्या रहेगा, एक्टिव स्टेट के अंदर ओपरोन एक्सप्रेस्ड रहेगा, एक्सप्रेस स्टेट के अंदर। ओपरोन क्या रहेगा, एक्सप्रेस स्टेट के अंदर रहेगा। अब और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक क्वेश्चन है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो लैकोप्रोन है वो एक्सप्रेस स्टेट के अंदर है या नहीं। हाउ वी डिटरमाइन लैकोप्रोन इज expressed or not। तो इसका जो आंसर है, इसके अंदर हम है लैक्टोज, जैसे जो लैक्टोज है, लैक्टोज जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इनके ऊपर वर्क करता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो लैक्टोज है, ग्लूकोज है, वो क्या है, इनविजिबल है, ये कलरलेस है, इनको हम इजीली देख नहीं सकते। परंतु जो एक्स गैल है, एक्स गैलेक्टोज है, उसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और जब एक्स गैल के ऊपर एक्स गैल है, ये क्या है, कलरलेस केमिकल। हम लैक्टोज के बजाय इकोलाई को किस मीडियम के अंदर रखेंगे, एक्स गैल मीडियम के अंदर। और जब एक्स गैल के ऊपर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज
साइडेज वर्क करेगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स गैल डिग्रेड एक्स गैल क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और जब वो डिग्रेड होगा तो ये इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर, जिसको हम इजीली बता सकते हैं कि ये अगर एकोलाई ब्लू कलर होता है तो इससे हम पता चल जाएगा कि जो लैकोप्रोन है वो एक्सप्रेस्ड है या रिप्रेस्ड है। और इसके बाद हम एक्स गैल डालने के बाद IPTG, ये क्या है, एक इंड्यूसर है जो नॉर्मल एलोलैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है। तो ये क्या है, ग्रेटिटस इंड्यूसर। और ये ग्रेटिटस इंड्यूसर का मतलब क्या है, इसको रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी प्रोटीन की, दे डू नॉट रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टर। ये एकोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विदाउट ट्रांसपोर्टर इसके अंदर एंटर कर जाए। IPTG जो क्या काम करेगा, ग्रेटिटस इंड्यूसर का। इस इंड्यूसर का पहले कौन काम कर रहा था, एलोलैक्टोज, ठीक है। तो अगर कलरलेस से एक्स गैल है जो ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट है तो इसका मतलब उस पर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ने वर्क किया है, और जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो एक लैकोप्रोन है जो एक्सप्रेस्ड है या रिप्रेस्ड है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इकोलाई है, इकोलाई के अंदर जैसे है लैक आई जो जीन है वो परजेंट है, और इसके बाद है लैक ऑपरेटर का परजेंट है, लैक प्रमोटर का भी प्लस है, लैक जेड भी प्लस है, लैक वाई भी प्लस है, फॉर एग्जाम्पल ये एकोलाई पे ये जीन्स परजेंट है। और ग्लूकोज परजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, रिप्रेस्ड स्टेट, नो एक्सप्रेशन। और दूसरा है कि ग्लूकोज एब्सेंट और लैक्टोज परजेंट। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूशिएबल एक्सप्रेशन। क्योंकि लैक्टोज कम है तो वो CRP और CAP प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ पे ग्लूकोज है वो एक्टिवेटर प्रोटीन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये है किस स्टेट के अंदर एक्सप्रेशन होगा, किस स्टेट के अंदर एक्सप्रेशन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जो लैक आई है वो एब्सेंट है, और लैक ऑपरेटर प्रेजेंट है, लैक प्रमोटर प्रेजेंट है, लैक जेड प्रेजेंट है, लैक वाई प्रेजेंट है, लैक ए है जो भी। और इसके अंदर दो स्टेट प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट और लैक्टोज एब्सेंट।
ग्लूकोज अपसेंट लैक्टोज परसेंट। जब यहाँ पे जो लैक आई है जो इसको रिप्रेस करता है इस ओपरोन को, वो ही यहाँ पे क्या है, वो ही यहाँ पे नहीं है। जो रिप्रेसर है जो इस लैक ओपरोन को ये रिप्रेस स्टेट के अंदर रखेगा वही यहाँ पे नहीं है। लैक आई रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनाएगा जो ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंसेस पे बाइंड नहीं करता, वही नहीं है। तो इसको कोई, इस लैक ओपरोन को कोई रिप्रेस करने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ओपरोन एक्सप्रेस रहेगा, एक्सप्रेस स्टेट के अंदर। और चाहे ग्लूकोज प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, कुछ हो जाए, ये क्या रहेगा, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस स्टेट के अंदर। अब है एक तीसरा क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि जो लैक आई है वो है परसेंट और लैक ऑपरेटर है वो परसेंट, लैक प्रमोटर है वो नहीं, लैक जेड परसेंट है, लैक वाई परसेंट, लैक वाई एब्सेंट परसेंट है जो भी। तो एक कंडीशन ये है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है और एक है लैक्टोज एब्सेंट है, एक है ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट। जब यहाँ पे ये प्रमोटर ही साइट नहीं है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो इनका एक्सप्रेशन कैसे होगा, लैक वाई का। तो चाहे कोई भी कंडीशन हो तो नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन। तो ये 2-3 क्वेश्चन है हमने डिस्कस किए, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन है कि 2 इकोलाई है, दो इकोलाई है, एक है बी इकोलाई और एक है ए इकोलाई। और इसको हमने दिया आईपीटीजी इंड्यूसर, आईपीटीजी आईपीटीजी ट्रीटमेंट। और दोनों को किस मीडियम के अंदर रखा, लैक्टोज कंटेनिंग लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम के अंदर, दोनों को लैक्टोज कंटेनिंग मीडियम के अंदर रखा। तो जिसको हमने आईटीपीजी का ट्रीटमेंट दिया था जो इंड्यूसर करता है लैक आई को वहां से रिमूव करता है, लैक आई क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो लैक आई वहां से रिमूव होगा तो आरएनए पॉलीमरेज इजीली उससे बाइंड करेगा। तो अगर इसका ट्रीटमेंट पहले ही हमने इसको दे दिया है प्रायर, इसको ट्रीटमेंट पहले देने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज ज़्यादा बाइंड होगा, जीन्स का ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा। तो जो ये जो ए कोलाई है ये क्या करेगी, फास्ट ग्रो करेगी। तो जिससे आईपीटीजी का ट्रीटमेंट दिया वो फास्ट ग्रो करेगी और ये क्या करेगी, स्लो ग्रो। बी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। क्यों, क्योंकि लैक ओपरोन है
ऑलरेडी इंड्यूस्ड है, जिससे क्या होगा, इंड्यूस्ड है तो लैक ओपरोन है, लैक्टोज परमेज एंड बीटा ग्लाइकोसाइडेज are already synthesized. ये ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुके हैं। यहाँ पे लैक्टोज परमेज है वो ऑलरेडी ये, जिससे लैक्टोज का अपटेक और ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगी, फास्ट करो करेगी इसकी बजाय। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए लैकोप्रोन के। थैंक यू सो मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ। यू नो काउ इज ए सोशल एनिमल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।